नमस्कार, स्वागत है आपका आपदा का सामना के एक और नए अंक में। गर्मी की तपिश देश के बड़े हिस्से को सता रही है, लेकिन ऐसे में एक और बड़ा खतरा मंडराने लगा है और वो है दावानल यानी जंगल की आग का। क्या आप जानते हैं कि देश के 35% से अधिक वन क्षेत्रों में बार बार दावानल के चपेट में आने का अनुमान लगाया जाता है, जबकि लगभग 8% वन क्षेत्र में अत्यधिक आग लगने की आशंकाएं हैं। और जब यह आग लगती है, हमारे संसाधन, चाहे वो वन संसाधन हो या कीमती जैविक पारिस्थितिकी तंत्र का एक बड़ा हिस्सा, उसका बड़ा नुकसान होता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जंगलों की आग का मुख्य कारण मानव जनित है, यानी हम और आप। तो आज बात इसी गंभीर मुद्दे की, जंगल की आग। तो आखिर ये कितनी बड़ी समस्या है और क्या है ये, इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कुछ तथ्यों के जरिए। तो आप समझें कि जो ये जंगल की आग है, भारतीय वन क्षेत्र अत्यधिक जोखिम के दायरे में है। 80.73 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र का आकलन है और रिपोर्ट ये भी बताती है कि हमारे वन क्षेत्र ज्यादातर जोखिम के दायरे में आते हैं। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि पिछले दशकों में वन अग्नि या दावानल कहें, उनकी घटनाओं में वृद्धि हुई है और उसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता भी बढ़ी है। अगर हम पिछले अक्टूबर 2020 और 4 अप्रैल 2021 के बीच की अगर बात करें तो उत्तराखंड में सिर्फ लगभग 1000 घटनाएं छोटी बड़ी सामने आई हैं, और इसका मतलब 1297 हेक्टेयर वन तबाह हुए हैं। तो ये आप समझें कि कितनी बड़ी आपदा है। और इसी दौरान नवंबर 2020 जनवरी 2021 के बीच में उत्तराखंड में 470 घटनाएं हुई, यानी कम समय में ज्यादा घटनाएं हुई। और इसी दौरान नागालैंड, मणिपुर, उड़ीसा से भी घटनाओं की रिपोर्टिंग हुई, वहां भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिली। साथ साथ अगर कारण की बात करें तो मूल कारण, जैसा मैंने बताया कि कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन या मानव जनित इसके पीछे कारण है। कुछ तरह की लापरवाहियां हैं, खासकर वन उत्पादों के संग्रहण के दौरान। पारंपरिक भूमि उपयोग के साथ छेड़छाड़ की भी का भी एक बड़ा कारण है। कृषि दाह और मानवीय लापरवाही भी इससे जाकर जुड़ती है। आग ऐसी जगहों पे लगती है जहां पे अग्निशमन या कहें उसे बुझाने में देरी होती है। प्रभावी अग्नि प्रबंधन एक समाधान की दृष्टि से देखा जाए तो इस पे काम लगातार आगे बढ़ रहा है और हमारे पास एक राष्ट्रीय कार्य योजना 2018 भी तैयार की गई है। बेहतर अग्नि रोकथाम अभ्यासों पर जोर दिया जा रहा है, काम तेजी से चल रहा है। प्रशिक्षित कार्यबल का इस्तेमाल हो, इस पे भी जोर दिया जा रहा है। जहां तक समाधान की बात है, अलग अलग जो एजेंसियां हैं, चाहे वो आम समुदाय है, आपदा की एजेंसियां हैं, उनके भी दायित्वों को निर्धारित किया गया है, उनकी भूमिकाओं का निर्धारण किया गया है, जो अलग अलग एजेंसियां जो इसके शमन के लिए जिम्मेदार हैं। इस गंभीर मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर सुनेश बख्शी जी हैं, जो आईजी हैं वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ श्री कुणाल सत्यार्थी साहब हैं, संयुक्त सचिव नीति और योजना एनडीए में। और हमारे साथ अनूप सिंह हैं, डीजी हैं भारतीय वन सर्वेक्षण के। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। सबसे पहले कुणाल जी, मैं आपसे ये बात समझना चाहूंगा कि आंकड़े ये दिखा रहे हैं, सिर्फ पिछले अप्रैल की ही बात कर लें तो उसमें भी बहुत सारी घटनाएं सामने को देखने को मिली हैं। कितनी बड़ी समस्या इस वक्त है, ये देश के लोगों को जानना बेहद जरूरी है। जरा इसके बारे में बताएं। वनों में जो आग की समस्या है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें वृद्धि हुई है, इसमें कोई बहुमत नहीं है। कई कारणों से वन में आग की बढ़ोतरी होती है। सबसे पहले कि तापमान काफी बढ़ा हुआ है। आपने सुना होगा आजकल मार्च के महीने से, फरवरी के महीने से हीट वेव के नंबर ऑफ दिनों का इजाफा हुआ है कई राज्यों में, खास करके सेंट्रल इंडिया में, वेस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा हीट वेव का प्रचलन है। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है इससे, और इसकी परेशानी का कारण जंगलों के आग के रूप में भी बदलता है। जब गर्मी बहुत पड़ती है, बहुत दिनों से बारिश नहीं होती है और सूखा का लंबा अंतराल होता है, तो उस समय जंगलों के आग में इजाफा होता है।
तो मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में जंगलों के आग में बढ़ोतरी हुई है और ये चिंता का विषय है। और बहुत सारी आग, जैसा आपने बताया, मानवीय कारणों से होता है। 90% से ज्यादा आग इस देश में मानवीय कारणों से होता है। 50% से ज्यादा आग सड़क के साथ होता है और 50% से ज्यादा आग जहां मनुष्य रहते हैं, गांव हो छोटा या कस्बा हो, शहर हो, उसके आसपास होता है। बिल्कुल जरूरी है समझना कि जब गर्मी पड़ रही हो, हीट वेव का दिन बढ़ गया हो, बहुत बारिश ना हुई हो, जंगलों में इन्फ्लेमेबल मटेरियल पड़ा हो और अगर लापरवाही मनुष्य के द्वारा की जाए तो उसका कारण है जो देखने को मिल रहा है कि जंगलों में आग बढ़ी है देश में। जी अनूप जी, हमें ये बताएं हमारे दर्शकों के लिए कि इस वक्त जहां तक दावानल या वन अग्नि की बात है, क्या परिदृश्य है? कुछ अनुमान ये बताते हैं कि पिछले 2 दशकों में 10 गुना तक बढ़ोतरी हो चुकी है। देखिए, जहां तक आंकड़ों का सवाल है, पिछले साल करीब 3.5 लाख वन अग्नि की डिटेक्शन हुए थे। जब 3.5 लाख हम बोलते हैं तो इसका मतलब 3.5 लाख आग नहीं है, बल्कि ये डिटेक्शन है। जितनी बार भी सेंसर निकलता है, सैटेलाइट निकलेगा आग अग्नि के ऊपर से, वन अग्नि के ऊपर से, तो वो बताएगा कि यहाँ आग लगी हुई है। दूसरा सेंसर निकलेगा तो वो भी बताएगा कि यहाँ आग लगी हुई है। तो आग की घटनाएं 3.5 लाख नहीं थी, परंतु 3.5 लाख बार जो है डिटेक्शन हुए। इस बार इस सीजन में अभी तक 2,01,000 डिटेक्शन हुए हैं 30 अप्रैल तक। तो अग्नि की घटनाएं इस सीजन में पिछले साल के सीजन में थोड़ी सी कम है। और इधर पिछले 1 हफ्ते से बारिश भी हो रही है देश के काफी इलाकों में। अग्नि घटनाएं कंट्रोल में आई। जी बिल्कुल। डॉक्टर बख्शी, अब स्थिति यह है कि हम देख रहे हैं कि निश्चित तौर पर बढ़ोतरी हो रही है, गर्मी बढ़ रही है। किस तरह की कोशिशें या कहें किस तरह के अलर्ट इसके स्तर पे काम हुआ है ताकि इसको जल्दी से जल्दी पहचान लिया जाए? जैसा कि अभी हमारे वक्ताओं ने बताया कि आग की समस्या इस सीजन में काफी ज्यादा देखने को आ रही है। हम लोग 24/7 तत्पर हैं। केंद्र और राज्य जो है साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम FSI के जरिए जो 3 अलर्ट राज्यों को जाते हैं, वो राज्य जो है वो अलर्ट पाकर वहां के जो फ्रंटलाइन स्टाफ को तत्परता से आग बुझाने का काम वहां पर जारी कर देता है। और इसमें विभिन्न प्रकार की एजेंसी, न केवल वन विभाग बल्कि समस्त एजेंसियां जो जिले की होती है, वो इस पर त्वरित रूप से कार्रवाई करके आग बुझाने का काम कर रही है। और कहीं पर भी ऐसी घटना नहीं हुई है 1 या 2 क्षेत्रों को छोड़कर जिसमें कि आग जो है छोटी आग बड़ी आग के रूप में परिवर्तित हुई है। तो निश्चित रूप से ये एक चैलेंज है राज्य सरकारों के लिए, वन क्षेत्रों के लिए और राष्ट्रीय जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जो टाइगर रिजर्व्स हैं, इन सभी के लिए एक चैलेंज है। और इस चैलेंज को हम बखूबी से ले रहे हैं और साथ ही साथ आग बुझाने का काम त्वरित रूप से चल रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कई कोशिशें हो रही हैं, इस पे भी हम नजर डालेंगे। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। हम यहां पे हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो आपदा के सामने में हम तुरंत हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। चक्रवात एक विनाशकारी आपदा है। ये आपके घर एवं संपत्ति को तहस नहस कर सकता है। यदि आप चक्रवात में फंस जाएं, तो साधारण वस्तुएं भी आपके लिए उपयोगी एवं जीवन रक्षी साबित हो सकती हैं। इमरजेंसी किट, फर्स्ट एड बॉक्स, मजबूत रस्सी, लालटेन, बैटरी से चलने वाली टॉर्च तथा अतिरिक्त बैटरियां तैयार रखें। पर्याप्त ताजा पानी, सूखा भोजन, मोमबत्तियां, माचिस तथा केरोसिन अपने पास रखें। इसके अलावा अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज वाटरप्रूफ बैग में अपने साथ रखना न भूलें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मौसम के मुताबिक खान पान बदलना हमारी परंपरा है। हल्का और पौष्टिक भोजन गर्मी के दिनों में सेहत अच्छी रखता है। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियां शरीर को ठंडा रखते हैं।
प्याज का सलाद और नमक जीरे वाला कच्चा आम जैसे पारंपरिक उपचार तापघात को रोकते हैं। ताकत देने वाले प्राकृतिक तरल जैसे ORS, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, आम पन्ना, मूंग का पानी पिएं। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक टालें। अत्यधिक नमक, मसाले, तला हुआ और उच्च प्रोटीन वाला भोजन टालें। बासी खाना न खाएं। मांसाहारी लोग तले या लाल मांस की जगह भुना हुआ मांस खाएं। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपदा का सामना में, और आज बात हो रही है दावानल यानी जंगल की आग की। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। कुणाल जी, हमें अब ये बताएं, हमने हालात की एक तरह से पड़ताल कर ली, अब ये बताएं कि किस तरह के उपाय हो रहे हैं इंडिया में, किस तरह की गाइडलाइंस, किस तरह की कोशिशों के साथ सामने आया है अब पिछले दिनों में। जो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण में हमने बहुत सारे प्रयास काफी सालों से कर रखे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा पूरे भारतवर्ष का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट 2019 है, उसमें पूरी विस्तृत रिपोर्ट और पूरी कार्रवाई के बारे में, कार्य योजना बनाने के बारे में विस्तृत रूप से लिखा गया है। और 2016 में जो नेशनल प्लान था उसमें इसका जिक्र नहीं था, बट वन अग्नि को देखते हुए, इसकी बढ़ती हुई संख्या और बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए इसको सम्मिलित किया गया नेशनल प्लान में। पहला ये। दूसरा, जो एक पूरी दुनिया में ऐसा नहीं कि भारतवर्ष अकेला देश है जहां पे वनों में आग लगता है, तो जो अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, जहां भी वनों में आग की है, उन देशों से भी जो उन्होंने सीखा है वनों में आग में लड़ने में दक्षता पाने के लिए, उस पर एक किताब बेस्ट प्रैक्टिसेस, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट भी एनडीएमए ने पब्लिश किया है। और ये भी जरूरी है कि हम विदेशों से सीखें कि उनके यहाँ कैसे वन अग्नि पर रोकथाम करते हैं। जरूरी ये भी है कि हमारी जो पुराने गांव की परंपराएं थी और जो गांव के लोग जंगलों के साथ रहते थे, वो किस तरीके से वनों की आग पे कंट्रोल पाते थे। और उसके लिए भी एक प्रोजेक्ट और एक स्टडी की जा रही है पूरे भारतवर्ष में कि क्या पुराने संस्कृतियों में, पुराने रीति रिवाज, पुराने गांव में पूरे विभिन्न तरीकों के जो वन अग्नि को रोकने के जो तरीके थे उसको भी सम्मिलित किया जा रहा है, उस पर भी स्टडी किया जा रहा है। तो जरूरी यह है कि हम पूरे विश्व से सीखने की कोशिश करें कि वनों की आग पे रोकथाम के लिए क्या पहल उन देशों में लिया जा रहा है, उसको कैसे अपने देश में लाया जा सके। और ये भी सीखने की कोशिश करें जमीनी स्तर से कि गांव के लोग जो वनों के साथ इतने सालों से रहते हैं, वो कैसे वन अग्नि पे मैनेज करते थे या कंट्रोल करते थे। दोनों तरीके की प्रतिक्रिया चल रही है, दोनों पे काफी डेटा आ रहा है, काफी रिसर्च हो रहा है, और उन सबसे जो निकल कर आ रहा है उसको हम जमीनी स्तर पे राज्यों के साथ ले कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जो कोशिशें चल रही हैं, अभी जिस तरह की प्रैक्टिसेस हैं, उसको भी क्या अपडेट किया जा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि चीजें बदल रही हैं, जलवायु परिवर्तन, चाहे तापमान की बढ़ोतरी हो। कुणाल जी। हाँ, मतलब विश्व स्तर पे ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज और बढ़ते हुए तापमान से वनों में आग लगने की प्रवृत्ति बढ़ी है, पूरी दुनिया में बढ़ी है। और उस पे जरूरी, इसलिए मैंने बताया, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, जरूरी है कि ये पता करें कि दुनिया में क्या तकनीक बेहतर है और क्या तरीका वनों को आग, जो मार्च का सीजन, अप्रैल का सीजन शुरू होता है वनों की आग के लिए, उससे पहले ऐसा क्या कर लिया जाए ताकि वनों में आग कम लगे या बिल्कुल ना लगे। तो जरूरी है सीखना दुनिया से। और दूसरा ये भी कि जो हमारे पारंपरिक तरीके हैं उनको भी अपनाया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण है वनों की आग के लिए, वो है जो ज्वलनशील पदार्थ होता है, जैसे पत्ते, सूखा पत्ता जो गिरा होता है जंगलों में, पुराने जमाने से अंग्रेजी में उसको कंट्रोल बर्निंग बोलते हैं। उसका इजाद किया था जंगलों के आग के सीजन के पहले, हल्का जलाकर उसको कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा है कि उस सामग्री को वहां से निकाल लें और उसका कोई इस्तेमाल किया जा सके और उससे लोगों के रोजगार की बढ़ोतरी हो। और तीसरा है दो जंगलों के बीच में फायर लाइन का निर्माण करना। पुराने जमाने से 100 साल से जंगलों के बीच में लाइन होती है, उसको लाइन बोलते हैं। वहां पे क्लियरेंस होता है, कोई वनस्पति नहीं आता, कोई पौधा नहीं आता, कोई पत्ता नहीं गिरता। बिल्कुल बिल्कुल। उन सबको मेंटेन करके रोकथाम करने की कोशिश पूरे देश में चल रही है। ठीक है अनूप जी, अब जिस तरह के हालात हैं, क्या आप कहेंगे कि
जिस तरह की कोशिशें हो रही हैं, मसलन कि जैसे सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से विशेषज्ञों ने बताया अभी, सही समय पर सही सूचना मिले, आम लोगों को भी मिले और अग्निशमन की कोशिशें भी जल्दी से शुरू हों, इसको लेकर क्या कुछ प्रगति हुई है और किस स्तर पे अब आगे के लिए भी काम हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा एक वन अग्नि पोर्टल है। तो जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल जानते हैं या जो लोग जो है सेल फोन पे रहते हैं और आजकल स्मार्टफोन सभी के पास हैं, तो वन अग्नि जियो पोर्टल में काफी इंफॉर्मेशन रहती है। लेकिन उससे भी ज्यादा हम लोग जो है 3 अलर्ट्स भेज रहे हैं मेनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को। तो पहला तो प्री फायर अलर्ट बोलते हैं, मतलब आग लगने के पहले ही हर थर्सडे को हम लोग जो है एक ईमेल भेजते हैं, इसमें बताते हैं कि कौन कौन सी जगहों पे आग लगने के चांसेस ज्यादा हैं, कौन से क्रिटिकल एरियाज हैं जहां के आग लगने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इन ईमेल से पूरी इंफॉर्मेशन होती है, फाइल्स होती हैं जो कि गूगल अर्थ पे खुल जाती हैं। तो इसकी कितनी सटीकता होती है अनूप जी, जो ये आप बताते हैं, ये जो ईमेल भेजते हैं और जो आशंकाएं जताते हैं, कितनी सटीक होती हैं? काफी मतलब मैं कहता हूँ 90% से ऊपर जो है ये सही निकलती हैं। इसमें ऐसा होता है कि अगर आपको ईमेल भेजी गई, बताया गया कि ये हाईली क्रिटिकल एरिया है और अगर वहां पे कार्रवाई करी गई डिपार्टमेंट के द्वारा तो आग नहीं लगेगी, तो उसका जो है रोकने का काम होता है। ये प्री फायर अलर्ट है, ये मॉडलिंग का सिस्टम है और ये काफी एक्यूरेट है। उसके अलावा जो है हम लोग नियर रियल टाइम अलर्ट्स भेजते हैं, मतलब आग लगने के बाद जो है इमीडिएटली ईमेल्स और एसएमएस। और ये सिस्टम मतलब ऐसा है कि ईमेल्स तो जाती हैं सरकारी मतलब वन विभाग को, लेकिन एसएमएस तो ओपन है, जो भी चाहे वो हमारे पोर्टल पे रजिस्टर कर सकता है, रजिस्टर करके अपने एरिया की एसएमएस मांग सकता है। तो फिलहाल तो सारी एसएमएस जितने भी करीब 1.5 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स हैं हमारे पास, तो 1.5 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स को एसएमएस जाता है कि इस एरिया में आग लग रही है। और एसएमएस में भी लिंक्स दिए होते हैं, तो कोई भी व्यक्ति अगर स्मार्टफोन से एसएमएस खोल रहा है और लिंक को अगर क्लिक करता है तो लोकेशन भी बताता है कि किस जगह पे आग लगी हुई है। तो ये तो नियर रियल टाइम अलर्ट हुआ। तो पहला मैंने बताया था प्री फायर अलर्ट, दूसरा मैंने बताया नियर रियल टाइम अलर्ट। ठीक है। उसके अलावा जो बड़ी अग्नि लगी हुई है जिसको हम लार्ज फॉरेस्ट फायर बोलते हैं, जहाँ के चांसेस ज्यादा है, बड़े पिक्सल्स 3 पिक्सल से ज्यादा अगर दिखाई पड़ रहे हैं उसमें, तो उसको हम बड़ी अग्नि या आते हैं लार्ज फॉरेस्ट फायर नाम देते हैं। उसके अलग से हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं जिससे कि उनको जो है पहले हाई प्रायोरिटी अटेंड किया जाए। और आग का तो जैसे आप समझते हैं जितनी जल्दी अटेंड करेंगे उतना ही कम डैमेज होगा, उतनी ही जल्दी कंट्रोल में आएगी। तो क्विक रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल डॉक्टर बख्शी, अब अगर अब हम अपनी कोशिशों को वैश्विक स्तर के पैमानों से अगर उसका आकलन करें तो हम कहाँ खड़े होते हैं? मसलन जो कार्बन का नुकसान है, इसके अलावा जो और संसाधनों का नुकसान है, वैश्विक स्तर पे जितने नुकसान होते हैं, जिस तरह की कोशिशें होती है, उसके स्तर पे अगर तुलना करें तो कहाँ हम खड़े हैं? हम लोग बहुत अच्छे स्तर पर खड़े हैं, लेकिन फिर भी विकास होना चाहिए। हमारी तकनीक में सुधार होने की आवश्यकता है, समन्वय की आवश्यकता है, और साथ ही साथ हम लोगों को एक कैपेसिटी बिल्डिंग और हम लोग जिस तरह से एक जन भागीदारी के रूप में इसको एक चैलेंज के रूप में लेंगे, तभी ये हमारा जो ये राष्ट्रीय आपदा के लगभग स्वरूप में आग को माना गया है, तभी हम लोग इसको किसी तरह से इस पर दमन कर पाएंगे। क्योंकि ये एक विभाग की समस्या नहीं है, ये हमारी नेशनल वेल्थ है, राष्ट्रीय हमारी एक वन संपत्ति है जिसको बचाना हमारे संविधान में सभी नागरिक का कर्तव्य बनता है। और जनजातीय स्तर पर ये एक प्रमुख रूप से इनको सिखाए जाने की आवश्यकता है और समझाइश की आवश्यकता है। और साथ ही साथ हमारा मिलजुल कर कार्य करने का जो एक शैली है, ये अनूठी है, पूरे विश्व में अनूठी है जो हम लोग करते हैं। हमारे वन विभाग की कर्मचारी जो है VFMC जो होती है, विलेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, जिला पंचायत और अन्य सभी एक मिलजुल कर कार्य करते हैं, और जैसे ही आग लगती है हम उनका सहयोग लेते हैं और सहयोग से ही हम लोग उसको दमन करने में कारगर साबित होते हैं। तो फिर भी टेक्निक के रूप में मैं कहूंगा कि जो विश्व स्तरीय फायर होती है उसमें क्राउन फायर मेन होती है। भारत में जो फायर का प्रकार है वो सरफेस और ग्राउंड फायर है, और विश्व में जो एक ही प्रकार के जहां जंगल होते हैं वहां पे क्राउन फायर लगता है।
तो उस फायर बचाने के लिए बड़े बड़े विमानों की आवश्यकता होती है, हेलीकॉप्टर की आवश्यकता होती है। भारत में ऐसी फायर बहुत कम होती है, फिर भी अगर होती है तो हम लोग उसको MHA और NDRF के साथ में मिलकर बुझाते हैं। जैसे हाल ही में सरिस्का में आपने देखा होगा, जी जी तो बिल्कुल, NDRF ने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। ठीक है, तो एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पे रुक रहे हैं, लेकिन जिस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि एक तो क्षमता निर्माण की बात है, दूसरा एजेंसियों के बीच में समन्वय की बात है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पे टिप्पणी लेंगे। चक्रवात एक विनाशकारी आपदा है। ये आपके घर एवं संपत्ति को तहस नहस कर सकता है। यदि आप चक्रवात में फंस जाएं, तो साधारण वस्तुएं भी आपके लिए उपयोगी एवं जीवन रक्षी साबित हो सकती हैं। इमरजेंसी किट, फर्स्ट एड बॉक्स, मजबूत रस्सी, लालटेन, बैटरी से चलने वाली टॉर्च तथा अतिरिक्त बैटरियां तैयार रखें। पर्याप्त ताजा पानी, सूखा भोजन, मोमबत्तियां, माचिस तथा केरोसिन अपने पास रखें। इसके अलावा अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज वाटरप्रूफ बैग में अपने साथ रखना न भूलें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मौसम के मुताबिक खान पान बदलना हमारी परंपरा है। हल्का और पौष्टिक भोजन गर्मी के दिनों में सेहत अच्छी रखता है। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियां शरीर को ठंडा रखते हैं। प्याज का सलाद और नमक जीरे वाला कच्चा आम जैसे पारंपरिक उपचार तापघात को रोकते हैं। ताकत देने वाले प्राकृतिक तरल जैसे ORS, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, आम पन्ना, मूंग का पानी पिएं। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक टालें। अत्यधिक नमक, मसाले, तला हुआ और उच्च प्रोटीन वाला भोजन टालें। बासी खाना न खाएं। मांसाहारी लोग तले या लाल मांस की जगह भुना हुआ मांस खाएं। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। तो एक बार फिर से आपका स्वागत। आपदा का सामना में आज हम बात कर रहे हैं जंगल के आग की समस्या की। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। और कुणाल जी, अब आखिरी हिस्सा हमारे कार्यक्रम का, आप ये बताएं कि जो क्षमता निर्माण की बात होती है, निश्चित तौर पर ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। किस तरह से इस स्तर पे हम काम कर रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर? बहुत अहम आपका सवाल है कि कैपेसिटी बिल्डिंग से ही रोकथाम हो सकता है वनों पे जो आग है, और बहुत जरूरी है कैपेसिटी बिल्डिंग हर लेवल पे। और मैं सबसे ज्यादा समझता हूँ जो फॉरेस्ट गार्ड और जो फॉरेस्ट का स्टाफ, वन विभाग का स्टाफ जो मौका वारदात पे मौजूद होता है जब ये आग लगा होता है, और जिस पे सारी जिम्मेवारी आग बुझाने की, सबसे जरूरी है कि उस फॉरेस्ट गार्ड की और फॉरेस्ट रेंजर साहब की क्षमता को बढ़ाया जाए। और क्षमता दोनों तरीके से, जो सॉफ्ट स्किल होते हैं जो उनकी अपनी ट्रेनिंग से बढ़ा सकते हैं, उसको बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा जो औजारों का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली झाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, मैनुअली इसको करने का कोशिश करते हैं, उसमें भी इजाफे की जरूरत है। कई राज्यों में कई तरीके के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है बुझाने के लिए, तो उसमें भी जरूरी है। और तीसरा, जो आग बुझाने जाते हैं, चाहे गांव के लोग हों, चाहे फॉरेस्ट वॉचर हों, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हों, उनकी प्रोटेक्टिव गियर की जरूरत है। बिकॉज कई जगह ऐसा देखा गया है कि हादसों में फॉरेस्ट गार्ड की जान चली गई या लोकल लोगों की जान चली गई, तो प्रोटेक्टिव गियर की बहुत जरूरत है। और चौथा, उनकी मोबिलिटी का बहुत जरूरत है, क्योंकि कहीं आग लग जाए तो वहां पहुंचना जल्दी से बहुत जरूरत होता है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग हर तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जरूरत है। और अभी हमने कोई कार्यशाला की, उसमें ऐसा प्रतीत हुआ कि इस कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत बाकी डिपार्टमेंट्स को भी, चाहे वो फायर सर्विस की डिपार्टमेंट हो, चाहे वो NDRF हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, जितने भी महकमे हैं, चाहे पुलिस की डिपार्टमेंट हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब में, क्योंकि अब अकेला ये एक फॉरेस्ट गार्ड की बस का बात नहीं बना, सबको साथ लेके चलना पड़े। निश्चित तौर पर। अनूप जी, अब छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहूंगा कि अलग अलग एजेंसियों के बीच में समन्वय की बात है, इसको लेकर आपको लगता है कहां काम करने की जरूरत है?
अपना क्वेश्चन एक बार रिपीट करिए, मैं मिस कर गया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो अलग अलग एजेंसियां हैं, हम जानते हैं, उसके बीच में बेहतर तरीके से और कैसे समन्वय हो सकता है, या क्या यहाँ पे आपको गुंजाइश दिखती है? देखिए, मतलब मैं इस सवाल का जवाब दो हिस्सों में दूंगा। पहला तो ये कि कल ही हम लोग की वर्कशॉप हुई है, जो कि एनडीएमए ने एक बहुत अच्छा कराया है, जिसमें कि सारी मल्टीपल एजेंसीज को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके जितने स्टेक होल्डर्स हैं, आपका मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेकर के एनडीएमए, एनडीआरएफ, आपका इंडियन एयरफोर्स, आईएमडी, कल हम लोग वर्कशॉप करी, जिसमें कि हमारे पास क्या टेक्निक्स हैं, हम लोग सब लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, हम लोगों ने एक दूसरे से साझा किया है। और उसके बाद हम लोग किस स्तर पे हर व्यक्ति है, जानकारी आपस में आई है, उसके बाद हम लोग एक कंबाइंड प्लान बनाएंगे, जो जिसमें कि एनडीएमए और बाकी सारे डिपार्टमेंट हिस्सा लेंगे। तो ये तो एक बात हुई जहां तक प्लानिंग की है, तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही जरूरी कदम है। और कभी कभी मुझे लगता है कि पहले क्यों नहीं लिया गया ये कदम, लेकिन इस कदम से सही दिशा में हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा, मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, समय कम है हमें, बस हाँ बस लास्ट एक मिनट में कहना चाहूंगा कि जहां तक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी फॉरेस्ट फायर के अलर्ट्स के बारे में काफी बात हो गई। सबसे जरूरी इस समय है मोटिवेशन ऑफ कम्युनिटीज, जिसकी वजह से मतलब कोशिश करी जाए कि आग लगे ही ना, क्योंकि आग लगने के बाद के जो अरेंजमेंट वो अपनी जगह पर है। कमिटीज को कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे उनके, जैसे कल हमें मालूम चला कि उत्तराखंड में एक पर्टिकुलर गांव में कसम खाई, मतलब 6 उन्होंने मतलब 6 या 7 हम आग नहीं जलाएंगे, और हम जो है मतलब और तरह की वजह से जिनसे वन अग्नि लगने का चांस है, उस तरह की अगर शपथ लें बाकी गांव में या कोई और तरीके से हम लोग करें, चाहे उसमें रिलीजियस या रिचुअल्स को इन्वॉल्व करके करें, तो उससे कंट्रोल के चांसेस। जी बिल्कुल। एक छोटी सी टिप्पणी डॉक्टर बख्शी मैं आपसे लेना चाहूंगा। भविष्य को देखते हुए इस वक्त हम कितना आश्वस्त हो सकते हैं, क्योंकि घटनाएं तो बढ़ेंगी ऐसा लगता है? जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ता डीजी एफएसआई ने बताया कि इससे पहले हम लोगों ने समन्वय पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब ये राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग टैकल कर रहे हैं और सभी का समन्वय लिया है हम लोगों ने, तो निश्चित रूप से जो हमारी रणनीति होगी और इस पर जो कार्य योजना बनेगी, और इससे हम लोग जो लगभग 11 राज्य हैं और लगभग 25 जिले हैं जो कि आग से विशेष रूप से प्रभावित होते हैं, उसमें एक प्रकार का प्रोजेक्ट प्लान बनाएंगे, और उससे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप होगी वो पूरे देश में हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर जी आपको यहीं रोक रहा हूं, समय हमारे पास कम है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप तीनों का, डॉक्टर बख्शी आपका, कुणाल सर आपका, और अनूप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर आप देखें, इस चर्चा में यही निकल कर आया कि बेहद डायनेमिक, या कहें बदलती हुई परिस्थितियां हैं, और उसके लिए तमाम एजेंसियां तैयार हैं, और आने वाले वक्त के लिए हम आश्वस्त हो सकते हैं। आपदा का सामना के आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।